के तशरीफ़ ले आए। इज़्ज़त माब जनाब अहले अदब आओ, ये जागीर संभालो, मैं ममलकत लौहो कलम बांट रहा हूँ। जनाब सदर जस्टिस हैदर अब्बास रज़ा साहब। आज जो महफिल अब्बास रज़ी साहब ने सजाई है किशन कपूर की याद में, वो बहुत अहमियत की हामिल है। ये कैसे वक्त में हो रही है जबकि मीडिया के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। शायद चाहे वो अखबारात हो, इंडियन एक्सप्रेस को छोड़ दीजिए, और जर्नलिस्टों में, मीडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें रबिश को छोड़ दीजिए, और ऐसे ही दो एक और लोगों को, तो आज पूरा कंट्रोल मीडिया के ऊपर एक मखसूस आइडियोलॉजी के मानने वाले लोगों का हो गया है। और ऐसे वक्त में एक बेबाक और निडर जर्नलिस्ट की याद मनाना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने राइज एंड फॉल ऑफ थर्ड वीक पढ़ी है, या हिटलर की अपनी बायोग्राफी केम काफ पे उनकी नज़र गुजरी है, तो उनको इस बात का एहसास होगा कि किस तरीके से फौज का एक मामूली मुलाजिम नौकरी से निकाल कर, और उसके बाद उस मुंतशिर सियासी जमातों को जो जर्मनी में आपस में लड़ रही थी, और जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने वहीं के ऊपर दास कैपिटल लिखी थी, और लेनिन ने अपनी पूरी जिंदगी जर्मनी में गुजारी थी, और वहीं से वो रूस की प्रोलेटारी इनकलाब की तैयारियां कर रहे थे। उस शख्स ने ऐसे वक्त में सिर्फ एक नारा लगाया कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, और एक कौम जो है जिसने बड़े बड़े नामवर आदमी पैदा किए, जिसमें चाहिए मैंने कार्ल मार्क्स का तस्करा किया, आइंस्टीन का तस्करा, और सारे जर्मनी के जो इंटेलेक्चुअल्स पढ़े लिखे लोग थे उसी कौम से वाबस्ता थे, तो उसने उनके खिलाफ एक नस्ल कशी का हुक्म नाफिज किया, और उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं उन्होंने जर्मनी को पस्ती की तरफ कर दिया है, और वो एक मुस्तहकम अच्छी हुकूमत, मुस्तहकम हुकूमत नहीं है। और फिर उसने एक बड़ा मुक़र्रिर उठाई, आजकल हमारे मुल्क में भी बहुत बड़े मुक़र्रिर हैं, और उसने अपने तकरीर के जादू से एक पूरी कौम की नस्लकशी कर गैस चैम्बर फरमाए, उसके अंदर उनको जिंदा भेज दिया जाता था, वो खत्म कर दिए जाते थे, अखबारात पर पाबंदी लगा दी गई। जिस जमहूरियत की बुनियाद पर वो सन 35 में उसने इक़्तिदार पर कब्जा किया,
रेख्ताग, उसी को उसने अपने आदमियों से जलवा दिया और जलवाने के बाद उसका इल्ज़ाम उसने यहूदियों कम्युनिस्टों पर रख कर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। आज सब एक मखसूस नजरिया के मातहत उसने नस्कशी की और एक ऐसा जहर घोला कि जब बनकर में वो खुदकुशी कर ली और जर्मनी के ऊपर कब्जा निकल गया। लेकिन जिस तरीके से उसने जज्बात को नौजवानों से कब्जा कर लिया था, तो उसका गिस्टैपो जो आजकल आप देख रहे हैं हमारे मुल्क में भी जो लिंचिंग कर रहे हैं, तो उसका गिस्टैपो सीने के ऊपर बम लगा करके रूसी टैंकर के सामने चले जाते थे, खुद ब्लास्ट हो जाते थे और टैंकों को बर्बाद करते थे। आज की जो मुमासलत है, अगर उसका मुकाबला किया जाए तो कुछ ऐसे ही ट्रेंड्स हैं और ये कोई बात छिपी छिपाई नहीं है। मंचे साहब थाट पढ़ लीजिए, फाशिज्म की तारीफ बयान की गई। एक लिबास होना चाहिए, एक खुराक होना चाहिए, खुराक में ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, और एक ख़ास नज़रिए को आप मानिए और अगर उसकी मुखालफत करेंगे आप तो उसका असर क्या होगा? उसका असर ढबोलकर होगा, फलसाली होगा, MM भी होगा, गोल्ड लंकी से। और यहीं पर खात्मा नहीं है। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से लोग गिरफ्तार किए गए हैं। क्यों गिरफ्तार किए गए हैं? कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं, हमारी कौम परस्ती को नहीं मानते हैं, तो आप मुल्क के दुश्मन हैं, गद्दार हैं, और आपके ऊपर जलावतनी का मुकदमा कर दिया जाएगा, आपको मुल्क दुश्मन कर दिया जाएगा, आपको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ऐसे अहद के अंदर निडर होकर के अपनी बात कहने वाले लोगों की तादाद भी इस मुल्क के अंदर बढ़ रही है। और उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान जर्मनी नहीं बनेगा, क्योंकि जर्मनी में एक ही नस्ल एक ज़बान के बोलने वाले बदलते बिकते हैं, और यहाँ पर तो 30 बड़े मज़हब हैं, 3000 जातियाँ हैं, 30,000 के करीब जातियाँ हैं, न जाने कितनी ज़बानें हैं। बल्कि आप ये और करें कि हिंदी ज़बान जिसे हम आप बोलते हैं उसकी 50 भाषाएं हैं। दमायूं में अलग भाषा है हिंदी की, गढ़वाल में अलग है, खड़ी बोली अलग है, यहूदी अलग है, ब्रज अलग है, और फिर यहाँ के ऊपर इतनी विभिन्नताएं हों, इतनी विषमताएं हों, इतने धर्म हों, वहाँ के ऊपर एक नज़रिए के ऊपर कोई हुकूमत कर नहीं सकता बहुत दिनों। और अगर वो करेगा तो या तो उसको खुशी करनी पड़ेगी या उसका हशर वही होगा जो कि तारीख में आम तौर पर हुआ।
फिलीपींस में आपने देखा कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, औरतें, मर्द टैंकों के ऊपर खड़े हो गए और उन्होंने उस हुकूमत का खात्मा कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब इसलिए हुआ कि लोग, बुरा लोग कौम के अंदर हमेशा मौजूद रहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन जब नेशनल हेराल्ड 25 साल गुजर जाने के बाद 25वीं सालगिरह मनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको इनॉग्रेट करने के लिए आ रहे थे और एक बहुत बड़े जलसे का एहतमाम किया गया। लेकिन चेलापति राव जो एडिटर थे उनका वो था हर जर्नलिस्ट को कि तुम अपने डेस्क के ऊपर बैठे रहो। हर जर्नलिस्ट अपने डेस्क के ऊपर बैठा रहा। खुद वो एक अंधेरा छोटा सा कमरा एडिटर का, उसमें बैठे रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, इधर नजर घुमाई, एमसी कहाँ, एमसी कहाँ, एमसी कहाँ। तब वो तो अपने चैम्बर में है। अच्छा रुको, अभी बात जलसा होगा। फौरन शहर की बिल्डिंग में दाखिल हो गए, एमसी के कमरे में पहुंचे, उठ कर खड़े हुए उन्होंने रिसीव किया। एमसी मुझे वो डेस्क दिखाओ जिस पे मैंने 14 की स्टोरी दी। मेरे शहर में छाया हुई उस डेस्क के ऊपर ले गए। चेलापति ने उनका अखबार दिखाया जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना मत दिया। तमाम जर्नलिस्टों से मिले ये डेस्क। और जब पंडित गोविंद बल्लभ ने तकरीर में कहा कि आपका अखबार तो कांग्रेस का अखबार है, वो हमारी मुखालफत करता है, पंडित जी ने हमें डांट दिया कि वो अखबार इसीलिए शुरू किया गया है कि वो नुक्ताचीनियाँ करे और सही रास्ता दिखाए। आप कभी इसकी मुखालफत नहीं कीजिए। और फिर वो दिन भी मुझे याद है जब शहर के 5 बहुत इम्पोर्टेंट जर्नलिस्टों को 6 जून की वजह से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो इस बात के खिलाफ थे कि एडिटर नारायण को एडिटरशिप से हटाया जाए। उन्होंने अपने मुस्तक़बिल का ख्याल नहीं किया। सलाहुद्दीन थे उसमें, सलाहुद्दीन उस्मान, उसमें हसन कुमार मिश्रा, उसमें 3 और सीनियर जर्नलिस्ट थे। उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया। बाद में सलाहुद्दीन उस्मान फैसला चले गए, लेकिन मिश्रा इंडियन एक्सप्रेस से, लेकिन उन्होंने ये बर्दाश्त नहीं किया। एक ऐसा शख्स जिसको जर्नलिज्म का कोई सलीका भी नहीं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और उनको पॉलिसी डिक्टेट करे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो किसी भी मुल्क की जड़ें होती हैं, उसको मजबूत बनाने में जहाँ कारकानी जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जिसमें वज़रा होते हैं, फिर लेजिस्लेचर होता है, फिर जुडिशरी होती है और फिर प्रेस होता है।
लेकिन ये आखिरी दो जो हैं ये बड़े अहम हैं, क्योंकि अगर ये आज़ाद नहीं रहे तो ये बदमस्त हाथी जो हैं, जो एग्जीक्यूटिव वाले होते हैं, उनके हाथ में इतनी ताकत हो जाएगी कि वो जहाँ चाहें लॉन डालें। और जुडिशरी अगर न हो तो फिर इनके ऊपर महावत का काम उस बदमस्त हाथी के ऊपर कौन करेगा? यही करेंगे जुडिशरी के लोग। किशन कपूर उन लोगों में थे जो जिन्होंने महावत का भी काम किया। कई हैसियत से किया, जमाने में जो जुनून कभी रुपोज होना पड़ता था, कभी और जाहिर है कि उसमें हिमायत करने वालों में किशन कपूर भी थे और वो हर तरह से मदद करते थे। चाहे पुलिस के नामानिगार की हैसियत की वजह से तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन ये बात बहुत अहम है कि बेबाक और निडर होकर के उन्होंने अपने कलम का इस्तेमाल किया। और जैसा यहाँ ठीक कहा गया है, जो कलम के सिपाही होते हैं वो कलम के सिपाही किसी की सुनते नहीं हैं, चाहे वो जज हो या जर्नलिस्ट हो। ये ठीक है, मालूम साहब ने भी तस्करा किया कि वे जज बने तो किसी को पहचानते नहीं। जर्नलिस्ट जो होता है वो सब पहचानते हो, वो सबको पहचानता है। और किशन कपूर तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। अखबार के नामानिगार तो होते नहीं हैं जो कहीं से खबरें इधर उधर से सुनी और उसके ऊपर खबर बना दी, या टेलीप्रिंटर से खबर आई तो उसके ऊपर हेडिंग लगा के दे दिया। वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, खोज करते थे और सोर्सेज के लिए चपरासी से लेकर मिनिस्टर तक हो सकते हैं, हर आदमी से तल्लुकात रखना पड़ता है। और उस काम को उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। लेकिन कोई ऐसी मिसाल नहीं बताई जा सकती कि जब उन्होंने कभी भी किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज किसी मिनिस्टर के बारे में किया हो जिससे उनके ताल्लुकात हैं। तस्करा किया है इंदिरा जी ने राजनारायण को हराने के लिए के बिरला यहाँ से लगाया और वो चीफ मिनिस्टर आप भूल गए थोड़ी सी उस जमाने में ही बहुना जो हुई और उसका बाहर क्या चीफ मिनिस्टर और वहाँ पे भी उस्ताद उस्मान कपूर और वहाँ से वो चोट पोट की कहानियाँ और उम्मीदवारों से सहयोग करने के बाद जाहिर है कि उसके बाद दोगुना पता चला कैसा किया जा रहा है अखबारों में खबर है। किशन कपूर ने हमें सुना निकाल करके उससे कहा
में भी छुट्टी नहीं दी है। तो ये साल स्कूल में निकलना था, इस साल स्कूल को चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस से निकालना ये कितना बड़ा जुर्म था। तो पता ये चला उसके उम्र के जुम्मे के बाद खत्म हो गया, क्योंकि इस साल के हमारे साथ कहने का मतलब ये है कि कभी कभी इंसान को कलम से और कभी सर को तलवार से कलम चलाने के बाद याद रखा जाना चाहिए। लगाना कैसे जर्नलिस्ट हुए जिन्होंने कि मरना और फांसी पर जाना बर्दाश्त किया, लेकिन उन्होंने अपने कदम से और इसी वजह से आज दुनिया में उनका नाम है और उनको लोग याद करते हैं। ऐसी सिलसिले में उनसे काफ़ी रोजगार काफ़ी मत दिया, काफ़ी दिन तक संसद चलता रहा। तो जैसा कहा गया कि जिस तरीके की आज इन हालात में आज कई ऐसे लोग हैं जो अपना ज़मीन नहीं ले रहे, जिनके ज़मीन खरीद लिए गए हैं और बहुत सस्ते में खरीद लिए गए हैं नाम नमूद के खाते हैं। इनको इस बात को सोचना चाहिए कि आज इस नाम नमूद की वजह से आप उन लोगों के आलाकार बन रहे हैं जो इस मुल्क में तशद्दुद के बढ़ा रहे हैं और सड़कों ऊपर करते हुए लोगों को घेर करके मार डालते हैं और उनकी तारीफें होती हैं। कभी में बात करना चाहते हैं, कभी मैं टीवी को देख रहा था कि वो जेल से छूट करके आए थे तो कातिल थे, जमानत पे छूटे हैं। जमानत पे इसलिए छूटे हैं उनके ऊपर कर्ज के मुकदमे नहीं बल्कि रोड रेज के मुकदमे चलाए गए। जमानत पाने के बाद उनका जिस तरह इस्तेमाल सड़कों के ऊपर हुआ है शायद आपने देखा होगा। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है इस मुल्क में, और अगर हमने अवाम में जद्दोजहद नहीं की तो आज जिस मुल्क दोहराए के ऊपर खड़ा हुआ है उसमें वापस नहीं आए। ख़वातीन हज़रात, मैं तमाम लोगों का मशहूर हूँ, मैं तहजीब का मशहूर हूँ, मैं ताज़ीबी का महसूस सजाई है और ये जो जद्दोजहद हमें आपको करना है नज़रियात की जद्दोजहद, उसके लिए मैं तैयार हूँ। उसमें दोस्ती वगैरह का ख्याल मतलब नहीं होना चाहिए। दोस्ती एक अलग चीज़ है। तो खालिदी साहब का कहना था इनसे ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, इन्हें भूल जाना चाहिए। आप बड़ा बताइए कि क्या जहर और शहद दोनों एक साथ हो सकते हैं? क्या अमृत के काले के लिए विष को पीना नहीं पड़ता? हमारी संस्थाओं में हमारी संस्कृति हमने अमृत किया, हमने जहर किया, अमृत को बचाने के लिए क्या इंसान को बचाया। आज हमको आपको मिल करके कोशिश करनी चाहिए नज़रियाती जंग को हम और तेज़ करें ताकि इस मुल्क को जो भी ख़तरा है उस खतरे से दूर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।
अब वो जो आखिरी मरहला है शुक्रिया का, वक़ार भाई आ जाएं। बस ये अपने करते हैं, मगर जिनके हाथ में कलम है, हारून रशीद साहब, निज़ाम साहब, और जिसकी आंख पे कैमरा है सतीश, इन सब का भी शुक्रिया और वक़ार भाई का भी शुक्रिया। ये बाज़ाब्ता शुक्रिया अदा करेंगे। इतना वक्त लेने के बाद शुक्रिया अदा करने का भी मौका जो है आप पे जुल्म होगा, इसलिए आप हजरात का बहुत शुक्रिया कि आप इतनी देर तक यहाँ पे बैठे रहे, तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो वक़ार साहब को, क्योंकि उन्होंने खुद ही ऑफ़र किया कि ये